ये कैसी जीत है जिसके बारे में कोई पोलस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था रजत सर, लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा है कि इन्होंने बहुत कांग्रेस के लोगों ने, लोकल लोगों ने कांग्रेस से कहा था कि इनके साथ अलायंस कर लें, वो तो किया नहीं, राहुल गांधी रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी 5-6 सीटें आ जाएंगी तो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली विजय नकार देंगे। कांग्रेस के लोगों ने इनकी तारीफें करना शुरू कर दिया है। हाँ। एक दो रोज से मणिकम टैगोर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, अब कल का बयान है कि मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत अच्छा करेंगे, वो युवाओं में और जेंजी में बहुत पॉपुलर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे। कांग्रेस तो करेगी, लेकिन कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है क्या? ममता बनर्जी से कांग्रेस तो चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी 3% ही तो उनको वोट आया था। नहीं, इनका भी एक स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेके विजय का। अभी इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि असली कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ है। जो डीएमके के साथ कांग्रेस है वो नकली कांग्रेस है। सौरभ, तो मतलब ये इनको भी पता था कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भरपाई कांग्रेस से हो सकती है। सौरभ, तमिलनाडु की राजनीति से एक बात बहुत साफ झलक करके आई कि यदि फ्रेश चेहरा जाता, बार बार कहा जाता ना, द्रविड़ियन मूवमेंट को कोई तोड़ नहीं सकता है, इतना इंग्रेन्ड है, इतना रूटेड है कि इसके अल्टरनेटिव कोई डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। अन्नामलई जब आए थे तो एक लगा था भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रेश चेहरा आया, नई आइडिया के साथ आया, और देखिए कि उसके क्या, और जो परिवारवाद के खिलाफ और परंपरागत राजनीति के खिलाफ अगर खड़ा हो जाए तो वो जीत सकता है। और मुझे लगता है कि कितनी आज भारतीय जनता पार्टी को कितना सुख मिल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स यदि खत्म होगा तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा लेफ्ट जहां खत्म होती है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बन जाता है। बंगाल में रास्ता बना। द्रविडियन पार्टी ऐसी थी जो एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी हिंदू, आप जिसे जो आप उसके लिए आप डिपिक्शन कर लीजिए, उस अल्टरनेटिव के खिलाफ जब एक नई चीजें आई तो देखिए जनता ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। और हार भी ऐसी कि उदयनिधि और स्टालिन दोनों वो पीछे चल रहे हैं। जी रजित, वहां दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला चलता रहता था, एक तीसरी फोर्स बन के वो आई, ये तो अच्छी बात है, एक विकल्प उन्होंने दिया लोगों को। लेकिन ये तो इनकी आइडियोलॉजी का क्या है ये भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पर्सनैलिटी ड्रिवन एक कल्ट फिगर है। ये पर्सनल कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी ड्रिवन है। इनके बारे में बहुत प्रचार भी किया गया है, क्रिश्चियन है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें एक मतलब थोड़ी सी असहमति है प्रोफेसर साहब से। भाजपा खुश होने की जगह उसको मंथन नहीं करने का समय है कि इतना बड़ा अवसर था। द्रविडियन राजनीति ने नेशनल पार्टीज को हाशिए पर कर दिया। 1967 के बाद डीएमके एडीएमके का खेल होता रहा। आप डीएमके के साथ गए, आपको जो अच्छा नेता है उसका चयन नहीं कर पाए। ये भी तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि बहुत बड़ा दिन है, बंगाल जिस तरह की जीत है, असम जिस तरह की जीत है, पुडुचेरी वो जीत गए हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनके पास बहुत बड़ा अवसर था। जब द्रविडियन पॉलिटिक्स का पराभव हो रहा है, परिवारवाद की राजनीति का पराभव हो रहा है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस पर उस तरह से नहीं पहुंच पाई। और विजय को हम लोग अभी कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ कल्ट फिगर हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो उस एरा को वापस लाएं जो एनटीआर, एमजीआर और जिसको हम बगल के आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के तौर पर देख रहे हैं। ये अभी मतलब ये तो समझ में आएगा ना कि कैसे अचानक अगर यूथ पूरी तरह से कनेक्ट कर गया और अगले 10-15 साल की राजनीति विजय अब वो कैसे परफॉर्म करेंगे उस पर तय करेगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर गए तो जो एक राजनीतिक वैक्यूम होता है, क्योंकि कोई भी नई विचार या नई विचारधारा या नई पार्टी तब होती है जब वैक्यूम क्रिएट होता है, वो फिर से अगर भर जाएगा तो भाजपा के लिए उतना आसान नहीं। एक अलग किस्म की डोमिनेशन का एरा शुरू हो सकता है बिल्कुल आने वाले और दशक में। वहां जिस तरह का दिख रहा है, मतलब ये तो किसी के लिए, हालांकि फिर वो चर्चा करनी चाहिए, सबको पीके याद करना चाहिए। प्रशांत किशोर उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि वो आने वाले हैं, और इससे ये भी लगता है कि जो काम जिसको अच्छे से है वही काम बढ़िया करना चाहिए। देवेंद्र, इस पर मंथन तो बीजेपी ने भी किया होगा। निश्चित तौर पर बहुत कोशिश भी की थी कि विजय के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन विजय का अपना वोट बैंक को लेकर जो कंसर्न था, और ख़ासतौर पे माइनॉरिटी वोट बैंक, चाहे क्रिश्चियन की बात कर ले या मुस्लिम की बात कर ले, तो उसके हिसाब से वो नहीं आए थे और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत देर तक, मतलब चुनाव से कुछ महीने पहले तक लगातार ये फिलर दिए जाते रहे थे बीजेपी के तरफ से। दूसरा, अगर गलती के हिसाब से आप देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं था। एक बात ज़रूर ये कही जाती है कि अन्नामलाई वो भी एक पॉपुलर फेस थे, पॉपुलर यूथ हैं तमिलनाडु में, और
जिस रफ्तार से बीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे, फिर वहाँ पर गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और बेहतर ये होता कि बीजेपी AIADMK के साथ ना जाती, अकेले ही जाती। लेकिन पार्टी के टॉप लीडरशिप का ये मानना था कि DMK के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में अगर AIADMK के साथ जाते हैं तो सरकार में आने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर्स में कम से कम ये दिख रहा है कि DMK से अभी आगे AIADMK है, लेकिन वो लोग विजय को भांपने के बावजूद कि विजय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अपने गठबंधन में नहीं ले पाए। मैं एक बार आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कांग्रेस पार्टी का अलग से जो कॉलम है, रो है, वो बता रहा है 4 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस। अगर विजय को 10, 12, 15 कुछ जरूरत पड़ती है, शॉर्ट फॉर मेजोरिटी से अगर होता है, तो कांग्रेस भी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, ये देखना होगा। उस सूरत में क्या AIADMK रेलेवेंट होगी, ये सवाल आएगा देर से। अभी थोड़ा सा कम मतलब गैप बचा है उनके पास। विजय जो है अच्छे से मार्जिन पर आ गए हैं और बहुत ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस में चल रहा था, आपने मणिकम टैगोर का नाम लिया, मणिकम टैगोर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि उनके साथ लड़ा जाए विजय के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो इसके खिलाफ थे मोटे तौर पर। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि जो खड़गे साहब हैं वो उनके साथ नहीं थे। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप दोनों में से जो भी, क्योंकि जैसे वो अक्सर छोड़ देते हैं, और जो मणिकम टैगोर की बात है वही बात विजय कह रहे हैं कि असली कांग्रेस मेरे साथ थी। असली कांग्रेस का मतलब कि वो कांग्रेस के लिए स्पेस बनाकर रखना चाहते हैं, और अब इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है उनको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यदि वो कम होता तो हो सकता है, बहुत सारे लोग बात इस पर चर्चा कर रहे थे दोपहर में सवेरे कि क्या NDA की सरकार बनेगी, क्या वहाँ पर भी जो है बीजेपी उनके साथ मिलके उनको विजय को मुख्यमंत्री बनाकर नई सरकार बना सकती है। लेकिन अब मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। काफी क्लोज आ गए हैं विजय, काफी क्लोज आ गए हैं सरकार बनाने के। रीजनल पार्टीज बहुत है तमिलनाडु के अंदर, जो 2-4 जीतेंगे, बहुत रीजनल पार्टी दोनों गठबंधन में सब मिल तो वो मिलकर विजय को समर्थन दे देंगे। मुझे लगता नहीं कि विजय इस समय बीजेपी NDA का समर्थन लेंगे। वो चुनाव के पहले साथ में नहीं गए, अब स्टेज में आकर वो अपने कोर वोटर को मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है वो बीजेपी से दूरी बना के रखेंगे, और उनको बहुत जरूरत भी नहीं फिलहाल बीजेपी के गठबंधन की। तो इतना तो उनको आराम से समर्थन मिल जाएगा, सरकार बना लेंगे। लेकिन इस 5 राज्यों के चुनाव में एक बात अब देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। केरल में पिनराई विजयन के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप देखें। तमिलनाडु में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आसाम में 10 साल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। सारी राज्य सरकार एंटी इनकम्बेंसी से सफर कर रही थी, लेकिन आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर लौट रही है, प्रचंड बहुमत से लौट रही है। मतलब ये बता रहा है कि आप अगर डिलीवर करोगे तो आपके ऊपर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी लागू नहीं होगी। जो आसाम में डिलीवर किया भारतीय जनता पार्टी ने, और बंगाल में जो भरोसा दिया, मुझे लगा उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत आसाम में, और जो भरोसा बंगाल में दिया रहा उसके कारण बंगाल में मिला है। सर, मेरा डिलीवरी को लेकर ही सवाल है। जब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार चुनावी मैदान में थे, पहली बार प्रचंड जीत मिली विजय जी, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिलीवर किया वो भी हमने देखा, और फिर वो सत्ता से बाहर भी हो गई ये भी हमने देखा। वो तो एक ऐसी कैंपेन से वो आए थे, एक ऐसे आंदोलन से आए थे जहां पर ये समझ में आ रहा था कि इन्हें शायद शासन और प्रशासन का अनुभव होगा। यहाँ तो विजय बिल्कुल एक एक्टर हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर आ गए, वो डिलीवर क्या कर पाएंगे, ये एक सवाल है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री या लीडर का काम क्या होता है? लीडर एक विजन है, लीडर को कुछ ऐसा नहीं करना। विजन उसके पास क्या है, वो क्या काम कर सकते हैं, वो क्या विजन देख रहे हैं। उनके पास यूथ बड़ा वोटर है, महिला बड़ा वोटर है, जो DMK की जो राजनीति है, द्रविडियन राजनीति, उसके खिलाफ वो कैसे जाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। डिलीवरी पर तो वो मेरे ख्याल से काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी करता है इंडिविजुअल पर। जी देखिए, इस देश में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नरेंद्र मोदी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं रहे थे, वो कोई MLA नहीं रहे थे, उन्होंने विधानसभा कैसी चलती है वो नहीं देखा था। लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने कमांड संभाली शपथ लेने के बाद से। ये मैटर करता है इंडिविजुअल के ऊपर। और कौन सोच सकता था कि जिस आदमी ने कोई, जिन्हें राजनीतिक अनुभव है लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो ऐसी सरकार चलाएंगे जो एक मॉडल सरकार बन जाएगी, जिसके आधार पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि इनको डिप्लोमेसी कैसे करेंगे, विदेश नीति कैसे चलाएंगे, उसमें उन्होंने कैसे रिमार्केबल काम किया। तो ये डिपेंड करता है। विजय के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, अब उस अपॉर्चुनिटी को कैसे सफलता में बदलते हैं, ये कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। हम लोग वैसे अखिलेश यादव को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, यंग थे, पॉपुलर थे, एक्सेप्टेबल फेस था, 5 साल फुल मेजोरिटी
नहीं उसको एनकैश कर पाए। ये अलग अलग इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। नवीन वही- पटनायक ने सर वही परफॉर्म काम- किया, नवीन पटनायक ने किया। नवीन पटनायक कभी राजनीति में नहीं आए, वो लेकिन इतना बड़ा चमत्कार था, क्या चमत्कार कर गए। वो 22 साल लगातार वो बने रहे। उड़िया नहीं बोल सकते थे लेकिन बिल्कुल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। टोटली एंटीथीसिस था बिल्कुल, जो राजनीति का बिल्कुल। है। नहीं, मैं आपको वही- 5वें राज्य के बारे में बताना वही चाह रहा था, काम उसका हम योगी लोगों ने नाम आदित्यनाथ कम भी लिया करके है। दिखाया। यूपी में अखिलेश यादव जो नहीं कर पाए, योगी आदित्यनाथ को भी एक दिन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव सांसद होना अलग चीज है और प्रशासन का अनुभव होना, सरकार चलाना अलग चीज है। तो वो भी पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने के आसार पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में मेजॉरिटी मार्क के ऊपर एनडीए जा चुका है। एआईएनआरसी के रंगास्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहां सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और उसके बीजेपी के साथ मिलकर के वहां 16 चाहिए विधायक सरकार बनाने के लिए और 15 पर एनडीए इस वक्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां भी एनडीए की चांसेस है सरकार एनडीए की रिपीट होगी। सरकार ही तो बनेगी। 5 राज्यों में 3 जगह पर, 2 जगह बीजेपी की सरकार आसाम और पश्चिम बंगाल में, और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनना अब निश्चित है। केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ की वापसी हो रही है और तमिलनाडु में एक नया चैप्टर खुला है राजनीति का और उस चैप्टर की हेडिंग है टीवी के विजय, जिन्होंने जो अपने दम पर मेजॉरिटी के करीब सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं और सुपरस्टारडम उन्होंने एक तरीके से फिल्मों से जब अलविदा लिया तो उस सुपरस्टारडम को वो राजनीति में वैसे का वैसा कैरी करके लेके आ गए हैं और डेब्यू इलेक्शन में मेजॉरिटी पाने के करीब पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ा करिश्माई काम है जो विजय ने कर दिखाया है। और करिश्मा उससे कम बीजेपी ने बंगाल में नहीं किया है। आप देखिए, दावा वो कर रहे थे कि हमें फुल मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा मामला। 100 के नीचे ममता बनर्जी चली जाएंगी और 200 के करीब बीजेपी पहुंच जाएगी। ये 2021 का बिल्कुल रिवर्स कर दिया 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने और इस जीत का सेहरा पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सर पर जाएगा। लगे हाथ। मुझे लगता है एक चर्चा कर लेनी चाहिए। और राहुल जी आगे, स्वागत है राहुल जी। मैं तो ये भी चाहूंगा कि रजत जी की उस पर टिप्पणी भी आए क्योंकि बड़ा जरूरी है। देश बड़ा त्रस्त है फ्रीबीज पॉलिटिक्स। हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। फ्रीबीज पॉलिटिक्स ने इस देश को बहुत परेशान किया। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स से नहीं बचे तो देश का हाल श्रीलंका हो सकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव फ्रीबीज पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। जैसे परिवारवाद के खिलाफ है, ऐसे ही फ्रीबीज पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। और ये प्रधानमंत्री जब तय कर लेते हैं तो कितनी बड़ी फ्रीबीज की आंधी वो खत्म होती है। दिल्ली फ्रीबीज पॉलिटिक्स के खिलाफ भाजपा ने जीता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह साहस आगे के लिए भी नियमित करना चाहिए कि वो अगर तय करेंगे देश की जो राजनीति वो करते हैं तो इस फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को छोड़कर जो देश का कंस्ट्रक्शन है, देश को आगे ले जाने, एक लाइन में कहें जो विकसित भारत 2047 है तो फ्रीबीज वाला हिस्सा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ें नेसेसरी इविल होती हैं। अब कहेंगे कि जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, जाति के आधार टिकट देना ही पड़ता है। फ्री बीज के बगैर इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं, फ्री बीज के बगैर आप चुनाव जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहली ज़रूरत है चुनाव जीतना और उस जीत को जनता के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना। ये 2 चीज़ें जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं और ये उन्होंने करके दिखाया और इसीलिए एक सेटबैक के बाद में लगातार एक के बाद एक चुनाव जीते। जहां लगता है जो करना ज़रूरी है वो करते हैं। अब तो लग रहा है ये नया इकोनॉमिक मॉडल मान लिया है सबने। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि क्या अमित शाह जी अब चंडीगढ़ की फ्लाइट लेके? आप मान सकते हैं। और इसके बाद पंजाबी एक ये तो छप रहा है जब सब जगह की उसको तो यूं पंजाब भी- में उनकी सभाएं या पंजाब में उनके दौरे जो है अब आने वाले नहीं वक्त में सौरभ जी, आपको इसको तेजी तो से यूं दिखाई भी कह देगी। सकते हैं ना कि फ्लाइट लेने से पहले वहां व्यवस्था सब ठीक हो जाए इसका इंतजाम कर दिया है। तो 7 राज्यसभा सांसद विधायक जहां न्यूनतम हो तो वो तो पहले से तैयारी हो रही है। चल। कोलकाता तो दर्शकों से यही मैं कहना चाहता हूं कि 5 राज्यों में पहली बात यह हुई कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई, फिर जो नतीजे आए वो भी ऐतिहासिक है। बंगाल को देखें, भय की हार हुई, भरोसे की जीत हुई। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में जो कहा था उस पर बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी। ये मोदी के प्रति बंगाल की जनता के भरोसे की, जनता के विश्वास की जीत है, अमित शाह की रणनीति की जीत है। जिन इलाकों में बीजेपी कभी नहीं जीती थी वहां इस बार बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां मुस्लिम वोटों का पोलराइज होना बड़ी मुसीबत थी बीजेपी के लिए, इस बार हिंदू वोट पोलराइज हुआ। और ममता चाहे चुनाव आयोग के बारे में कहें कि उन्होंने मदद की, सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, उनको अंदाज़ा था
कि इस बार उनको हिंदू वोट भी पोलराइज होगा। ममता को अंदाज़ा था उनकी हार होगी। ममता ने इन सब चीज़ों को काउंटर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और ममता बंगाल के लोगों के वोट से हारी हैं, किसी और वजह से नहीं हारी हैं। अब वो चोट चुनाव आयोग पर करेंगी, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस भी असम में हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएगी, सेंट्रल एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराएगी, लेकिन अब कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें पता था कि हारने वाले हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल क्लियर लाइन ली, मियां मुसलमान को बाहर निकालने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज थी, ढूलमुल रही। हिमंता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्रेसिव कैंपेन किया और कांग्रेस मुस्लिम वोट के भरोसे बैठी रही। नतीजा सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर मैं कहूंगा वो है तमिलनाडु में। 60 साल के बाद तमिलनाडु की जनता ने द्रविड़ राजनीति को नकार दिया। पहली बार पार्टी बनाई, चुनाव के मैदान में उतरे, सुपरस्टार विजय, जबरदस्त जीत हासिल की। और यह तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तमिलनाडु के लोगों ने बता दिया कि अब भाषा, जाति, क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से वो ऊब चुके हैं। विजय ने जनता की इस बात को, बदलाव की बात को साबित करके दिखाया और कुछ जनता के बीच एक आम इंसान की तरह रहकर उन्होंने इसको प्रूव किया है। और तमिलनाडु के लोगों ने विजय को अपना सेनापति बता दिया है, अपना नायक बता दिया है, अपना हीरो बता दिया है। और आप देखिए कि स्टालिन और उनके बेटे दोनों को घर भेज दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तमिलनाडु का नतीजा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जनता का फैसला है। अब विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए हीरो हैं। और जहां तक केरलम का सवाल है, तो केरलम में जीत से कांग्रेस को बहुत राहत मिली होगी, लेकिन केरलम में हार के बाद देश के नक्शे से वामपंथ का, लेफ्ट फ्रंट का सत्ता से सफाया हो गया। अब लेफ्ट फ्रंट देश के किसी राज्य में सत्ता में नहीं है, कहीं उनकी सरकार नहीं है। 5 राज्यों के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह के बयानबाजी हुई, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, जिस तरह के झगड़े हुए, लेकिन इन सब के बावजूद ये पहली बार हुआ है 5 राज्यों के चुनाव में किसी की जान नहीं गई, कहीं बम नहीं चले, कहीं गोलियां नहीं चली, किसी का खून नहीं हुआ। बेखौफ होकर लोगों ने वोट डाला, रिकॉर्ड वोटिंग हुई और आज जनता का फैसला आ गया। ये लोकतंत्र की जीत है। इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को और सेंट्रल फोर्सेस को जरूर मिलना चाहिए।